रुचि का पति मर गया। 26 दिनों तक वह अस्पतालों के चक्कर काटती रही। भगवान का दर्जा प्राप्त डॉक्टरों की हैवानियत का शिकार बनती रही। नर्सों की बदतमीजी, कंपाउंडरों की बदसलूकी चुपचाप आंख मूंद कर सहती रही। वो सब करती रही जिससे उसके पति की जान पर कोई आंच ना आए, उसके इलाज में कोई बाधा ना आए। लेकिन अफसोस कि रुचि का बाबू अब इस दुनिया में नहीं है। सिस्टम से जूझती रुचि अपने पति को नहीं बचा सकी। ये प्रताड़ना की ऐसी कहानी है जो सुनी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी सुननी जरूरी है, क्योंकि रुचि के साथ जो हुआ वो कल हमारे आपके साथ भी हो सकता है। कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है, और खोया तो है ही, लेकिन जो प्रताड़ना सही है, खासतौर पर जो अस्पताल में कुव्यवस्था की वजह से जिस प्रकार लोग जिस दौर से गुजरे हैं वो बयां करने लायक नहीं। हमारे साथ रुचि हैं, इनके पति कोरोना के काल की वजह से अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इनके साथ जो कुछ भी घटा है और जिस तरह का व्यवहार किया गया है वो दिल को दहला देता है। और इस तरह से भी कोई अस्पताल हो, डॉक्टर हो, मेडिकल स्टाफ हो, इस तरह से कोई किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करे जिसका पति बीमार हो, अब वो उस दुनिया में नहीं है। हम बात करते हैं रुचि से। बताइए क्या हुआ आपके साथ? सर हम लोग ग्लोकल हॉस्पिटल जब भी गए भागलपुर में एडमिट कराने अपने हस्बैंड को, वहाँ पे बहुत मुश्किल से हमें एडमिशन मिला। हम गए, एडमिट हुए, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर दोनों। वहाँ पे एक नर्स, एक डॉक्टर, किसी ने भी, बस एक सुमित चौहान सर, उन्होंने थोड़ी इंसानियत दिखाई थी, वो ठीक से देखते थे जो विजिट पे आते थे। अदरवाइज एक डॉक्टर ने, किसी ने, नर्स ने, किसी ने भी मदद नहीं किया। ग्लोकल हॉस्पिटल सर, ग्लोकल हॉस्पिटल भागलपुर का ग्लोकल हॉस्पिटल। उसके बाद वहाँ पे कोई केयर नहीं होता था। मेरे हस्बैंड पॉटी करके, यूरिन पास करके 4-4 घंटा, 10-10 घंटा पड़े रहते थे, कोई क्लीन नहीं करता था। वो फोन करके बोल नहीं पा रहे थे, मेरे हस्बैंड फोन करके मुझे बुलाते थे, मैं जाती थी, मैं क्लीन करती थी। एक आदमी को मैंने बोला कि आप मदद कीजिए, तो उसने मेरा दुपट्टा खींचा और मेरे कमर पे हाथ रखा। उसका नाम ज्योति कुमार है, वो हाइट 6 फीट के करीब है, और ज्योति कुमार जेंट्स है वो, ज्योति कुमार। उसने मेरे साथ खराब व्यवहार किया। मेरे हस्बैंड ने देखा, उनका पूरा ये पसीना से भीग गया सर, लेकिन बाबू मेरा कुछ बोल नहीं पा रहा था, तभी कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके बाद उसने बाहर आके मुझे मुस्कुरा के बोला, ज्योति कुमार ने, कि आप ध्यान रखूंगा आपके हस्बैंड का। मैंने उस समय भी डर से कुछ नहीं बोला, मैंने बोला हाँ भैया प्लीज ध्यान रखना। लेकिन मेरे बाबू को भी कुछ तो अनईजी लगा था उसके साथ। मेरे बाबू ने अगले दिन बोला कि इससे मत डायपर चेंज करवाना। मैंने फिर खुद करना शुरू कर दिया सर डायपर चेंज। रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा था मेरी मम्मी को और मेरे हस्बैंड को, दोनों को। बहुत महंगा इंजेक्शन मिला था, बहुत मुश्किल से वो इंजेक्शन मिल पा रहा था। उस इंजेक्शन को देने में आधा इंजेक्शन नीचे गिरा दिया सर। जब मैंने बोला कि आप इतने महंगे इंजेक्शन को नीचे गिरा दिए हो, पेशेंट में तो गया ही नहीं। तो डॉक्टर, वहाँ जो नर्स और जो कंपाउंडर थे, उन्होंने कहा 50,000 का भी होता ना, नीचे गिरा देते तो कुछ नहीं कर पाती यहाँ पे। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चली आई। मेरे हस्बैंड सुबह में मुझे फिर फोन करके 4 बजे में बुलाए सर। मैं भागी भागी, और आधे दूर पैदल, आधे दूर ऑटो से सर, मैं भागी भागी हॉस्पिटल आई। मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मैंने बोला क्या हुआ? फिर मेरी मदर सामने वाले बर्थ पे थी। मेरी मदर बोली कि बगल वाले बर्थ पे एक अंकल नर्स को बुलाते बुलाते उनका मास्क हट गया था सर। वो नर्स को बुलाते बुलाते रह गए, नहीं आई नर्स सर, और वो अंकल एक्सपायर कर गए सर। उस अंकल के एक्सपायर करने के 3-4 घंटे बाद ही एक और लोग एक्सपायर किए, उसी वजह से, उसी कारण से। सब नर्स जाके सो जाती थी सर, कोई जगह नहीं रहते थे, सब कुर्सी पे बैठे बैठे सोई रहती थी आराम से। वहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड की एक दिन तबीयत बहुत खराब हो गई, बाईपैप की जरूरत पड़ी। वहाँ पे बाईपैप नहीं था, हमें मायागंज रेफर किया गया। हम मायागंज आए। पहले तो जब मायागंज आए तो जो एम्बुलेंस वाला था वो जब उतरे तो कहता है मैडम चाय पानी के लिए कुछ नहीं मिलेगा। मेरा हस्बैंड मर रहा था, वो मुझे चाय पानी के लिए मांग रहा था। जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पे आईसीयू में एडमिट कर दिया, मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मैं बहुत रिक्वेस्ट करके बोली थोड़ी देर रहने दीजिए, तो एक डॉक्टर ने बोला ठीक है थोड़ी देर रहो। उसने थोड़ी देर में 4-5 घंटे में मेरे हस्बैंड के बगल वाले बेड से 4 लोग एक्सपायर हुए। एक अंकल तो इतना बुला रहे थे
नर्स को कि वो बुलाते बुलाते गिर गए, उनका सर फट गया, पूरा रूम खून खून हो गया। मेरे हस्बैंड और डर गए। उसके बाद दोपहर होते होते ना मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी, पूरा लिप्स ड्राई हो गया। मेरे हस्बैंड होश में नहीं थे। बार बार मेरे जेठ को बोल रहे थे, रुचि का ध्यान रखना, मेरे बारे में रुचि का ध्यान रखना। सबका दीदी का, सबका जिया जी का हाथ पकड़ रहे थे कि हाथ पकड़ रहे थे, डर लग रहा है। मैंने अचानक से बोला कि मुझे लग रहा है इनके मास्क में कोई प्रॉब्लम है। मेरी बहन दौड़ के गई डॉक्टर को बुलाने, तो डॉक्टर को चौथी बार बुलाने गई थी सर। डॉक्टर कह रहे हैं सोने भी नहीं दोगे क्या, सोने भी नहीं दोगे। जो डॉक्टर का रूम था ना इमरजेंसी में, जो नाइट ड्यूटी वाले, वो लोग दरवाजा बंद करके नीचे बेड कर लेते थे और फोन पे गाना और मूवी देखते देखते रात भर सोते थे, लाइट ऑफ करके। वो लोग नहीं आ रहे थे। बहुत बार बुलाने पे वो आए। जब आए तो पता चला कि जो बाईपैप है लगा हुआ है, बाईपैप सिर्फ मास्क लगा दिया था, उसमें ऑक्सीजन सप्लाई का पाइप ही नहीं डाला था। बाबू बहुत बहुत डर गए थे। बाबू उसी दिन मुझे बोले कि अब मैं मर जाऊंगा ऑक्सीजन के बिना, वहाँ मुझे यहाँ से ले चलो। फिर हम लोग एयर एम्बुलेंस का पता किए, तो एयर एम्बुलेंस का पता चला कि 3 दिन बाद अप्रूवल मिलेगा। बाबू नहीं रह पाते, हम लोग उनको लेके एम्बुलेंस से पटना निकल गए। जब पटना राजेश्वर हॉस्पिटल में आए, यहाँ पे इन लोगों ने बोला कि अटेंडेंट को नहीं जाने देंगे। मैं समझ गई कोई बात नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल है, नहीं जाने देंगे। बाबू को रास्ते में 3 बार पॉटी हुई थी। बाबू को साफ रहने की आदत थी। मैंने 4 बार 5 बार जाके वहाँ पे बोला आईसीयू के गेट पे, बेड साफ करवा दीजिए ना। सब कह रहे हैं आप डॉक्टर हो या मैं डॉक्टर हूँ, मुझे करने दीजिए। उसके बाद अचानक से एक बार मैंने आईसीयू के गेट से देखा, बाबू ऐसे कर रहे थे, हाँ। तो मैंने एक डॉक्टर निकल रहे थे, मैंने उनको बोला कि सर देखिए ना वो परेशान हो रहे हैं, एक बार जाइए ना। तो वो कह रहे हैं अरे चुप रहिए ना, जब से आया है ये छोरा ऐसे ही बौखला रहा है। मैं कुछ नहीं। राजेश्वर में जो आप लोग आप बता रही थी कि ऑक्सीजन खुद हॉस्पिटल वाले ही ब्लैक कर रहे थे। हाँ सर, ऑक्सीजन की कमी उस रात से शुरू हुई। हम लोग उसको उतना नहीं उस समय समझ पाए कि ये क्या सीन है। हम लोगों को लगा कि हॉस्पिटल वालों को दिक्कत हो रही है, बहुत जगह मैनेज नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब हॉस्पिटल से हमने खुद खरीदा सर, तब हमें पता चला कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर ये लोग किल्लत कर दे रहे हैं ताकि पेशेंट इनसे खरीदे। सारे पेशेंट जाते सर, 1-2 दिन जब पेशेंट उनका कुछ पेशेंट मर जाते थे तो दूसरे जो फैमिली मेंबर्स होते थे वो किसी भी तरह मैनेज करके नर्स के थ्रू, इसके थ्रू, कंपाउंडर के थ्रू हॉस्पिटल से ही फिर सिलेंडर खरीदते थे। आधा 1-1 घंटा के लिए कितने में बेचते थे लोग? सर हमको एग्जैक्ट पता नहीं है, मेरे भैया को पता होगा, वो भी मैं पूछ के बताऊंगी सर। भैया ही सब कुछ मैनेज कर रहे थे। मेरे रियल ब्रदर जो है वो मार्केट प्राइस पे कुछ भी नहीं हो रहा था सर। उसके बाद जब मैं वहाँ पे बाबू का बहुत मैंने सेवा किया। एक दिन डॉक्टर जब मैं लेके आई थी ना, तब डॉक्टर ने कहा था ये नहीं बचेगा। 4 दिन बाद मुझे डॉक्टर रविरंजन ने बोला टचवुड ये पेशेंट तो गजब का रिकवर किया है। क्या किया तुमने? ये पेशेंट तो गजब का रिकवर किया है। और मेरे बाबू का 18 लीटर से मैंने 4 से 6 लीटर कर दिया। मेरा बाबू पता है सर, बाईपैप से नॉर्मल मास्क पे मेरा बाबू चला आया, बाईपैप पे नॉर्मल मास्क पे। उस दिन मुझे लगा मैं जंग जीत गई सर, अब मैं जंग जीत गई। लेकिन ऑक्सीजन के कमी के चलते मैंने एक दिन बाबू को बोला बाबू तो सब ठीक है ना? तो मेरा बाबू बोल रहा है हाँ यहाँ ठीक है। डर मैंने बोला डर किस चीज का? तो कॉर्नर में सिलेंडर रखा रहता था हमारा, तो सिलेंडर का डर। देखो ना लीक नहीं कर रहा ना, तुम चेक कर लो ना, डॉक्टर को मत चेक करने बोलो, मुझे डॉक्टर पे नहीं ट्रस्ट है, ये लोग कोई हमारा अपना नहीं है, तुम चेक कर लो बेटा। मैं बोलती थी सब ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। परसों सुबह में सर हमारे पास 1 सिलेंडर ही बचा हुआ था सर। 1 सिलेंडर में लगाए, उनको तो बाईपैप फिर लग गया दोबारा ना। तो बाईपैप में तो 2 तरह से जाता है ना, 2 सिलेंडर लगना चाहिए ना जब आपका पाइपलाइन बंद है। 1 ही सिलेंडर हमारे पास था सर। 1 सिलेंडर के चलते बाबू का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होते होते बाबू दम तोड़ दिए सर। और पता है सर, इन लोगों ने हमें ये भी नहीं बोला कि वेंटिलेटर पे डाल सकते हैं। और हमारी फैमिली से जब लोग बात कर रहे हैं ना, जो डॉक्टर से, तो कह रहे हैं कि फैमिली वाले ने ही वेंटिलेटर पे मना किया। हमें अपने बच्चे का जान नहीं बचाना था सर, हमें अपने बाबू का, अपने हस्बैंड का जान नहीं बचाना था, जो हम उसको वेंटिलेटर पे नहीं डालते। हमें एक बार किसी ने नहीं बोला। जब बाबू का दम टूट गया ना सर, तभी भी मैंने बोला सर थोड़ी देर वेंटिलेटर पे डाल दीजिए ना, हो सकता है कुछ हो जाए। कह रहे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मैंने पैर पकड़ ली सर। वहाँ पे एक धर्मेंद्र सर करके हैं, उनमें फिर भी इंसानियत है सर, वो बहुत अच्छे हैं। फिर भी धर्मेंद्र सर, उन्होंने जबरदस्ती, मैंने बोला, फिर उन लोगों ने वेंटिलेटर पे डाला, लेकिन बाबू खत्म हो चुके थे सर।
पेशेंट का जो कॉरिडोर है उसके बीच में नर्स का रूम है। नर्स लोग रोज रात को बेडशीट चेंज करती थी लाइट ऑफ करके, और जो भी 3-4 नर्स ड्यूटी पे हो जाती थी सो जाती थी। और अगर आपको डॉक्टर को एक्सेस करना है तो उस रूम से होके जाने होते थे, और हम लोग गेट पे भी खड़े होते थे ना, नर्स बोलती थी दूर खड़े हो, कोरोना पेशेंट के फैमिली से हो, दूर खड़े हो। और जब बोलते थे ना आ जाओ, 4 बार ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है, 4 बार 5 बार मशीन में अलार्म आ रहा है, क्या हुआ है मशीन, हम टेक्नीशियन थोड़ी है, हमें क्या पता, डॉक्टर पूछो, डॉक्टर को बुला दीजिए, नहीं अभी डॉक्टर को नहीं बुला सकते, डॉक्टर सो रहे हैं। एक्चुअल में डॉक्टर होते ही नहीं थे हॉस्पिटल में सर, कोई ड्यूटी पे नहीं आता है हॉस्पिटल में। मुझे सर पेशेंट का हमारा लिखाता था कि दिन में 4 बार या 3 बार नेबुलाइजेशन हो रहा है, ये दवाई हो रहा है, सिर्फ डॉक्यूमेंट में लिख देते थे, किसी पेशेंट का कुछ नहीं होता था सर, कुछ भी नहीं सर। सिर्फ वहाँ पे एंट्री सारी होती है वहाँ जब पे। बाबू का जिस रात वो मास्क वाला हुआ ना सर मायागंज में, जो उन्होंने ऑक्सीजन पाइप नहीं लगाया था, तो मैंने उस रात बोला कि आज मैं रुकूंगी सर, कैसे मैं छोड़ देती, कैसे मैं छोड़ती सर। मैंने बोला आज मैं रुकूंगी, तो वहाँ पे एक कंपाउंडर था, उसने कहा ए लड़की धक्का मार के निकालूं क्या तुझे। मैंने तब तक बाबू को पॉटी हो गई सर, मैंने बोला ठीक है सर मैं निकल जाऊंगी, बस इनका पॉटी क्लीन कर लेती हूँ। तो कहता है डोम आके करेगा ना, तुम निकलो यहाँ से, और मुझे धक्का मार के निकाल दिया सर बाबू के पास। कोई डॉक्टर नहीं आता है सर, सिर्फ नकली एंट्री होती है कि नेबुलाइजेशन किया, ये किया, फिजियोथेरेपी किया, कोई नहीं आता है। जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर है उनकी ड्यूटी होती है रात में, तो हम लोग कॉल कर करके पागल हो जाते थे। वो भी हम कॉल क्यों कर पाते थे, क्योंकि हमारे एक रिलेटिव उस डॉक्टर में उस हॉस्पिटल में है, इसलिए हम कॉल कर बाकी पेशेंट सर वो भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हम लोग प्रिविलेज थे। और क्या चाहती हो हॉस्पिटल पर कार्रवाई, क्या चाहती? हाँ सर, सबसे पहले तो सर मुझे एक कहीं भी सर अगर आप ये लाइव दिखा दें या मुझे एक शो पे बुला के मुझे बस बात करवा दीजिए कि मेरा सबसे पहला कंसर्न सर ये है कि लोगों को पता चले, उसके बाद कुछ। ये रुचि की व्यथा है जो अपने पति को बचाने के लिए लगातार 26 दिनों तक, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति थे, अब हालांकि वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से संघर्ष किया है रुचि ने, और जिस तरह के व्यवहार देखे हैं हॉस्पिटल में, और जिस तरह का इलाज, वो सारा कुछ ये बताना चाहती हैं, ताकि बाकी लोग जो इस दौर से गुजर रहे हैं वो कुछ समझें, कुछ समझें। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना।